पब्लिक पे है ना ये? हाँ सर, पब्लिक है। आगे सर आप बोले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने जो आज से पहल की है उस सभी में आप सभी का स्वागत है। हम आज से लेकर के 17 मई तक की रोज़ 4 से 5 बजे के बीच आप लोगों से मुलाकात होगी। आज पहला दिन है, इसलिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रभारी निर्देशक होने के नाते मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। रोज़ आपके साथ कोई ना कोई हमारे संकाय सदस्य या विशिष्ट अतिथि आपके साथ रोज़ बातचीत करेंगे। ये क्रम 17 तारीख तक की चलता रहेगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि कौन कौन लोग इसमें आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होगा, किस किस विषय के ऊपर वो बात करेंगे। जैसे आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक संक्षिप्त सा परिचय और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की भूमिका। कल यानी कि 11 मई को डॉक्टर अभिलाष पिल्लई आपके साथ होंगे जो कि डिवाइस थिएटर के ऊपर बातचीत करेंगे। 12 मई को श्री दिनेश खन्ना जी आपके साथ होंगे जो टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग के ऊपर आपसे वार्तालाप करेंगे। 13 मई को श्री अब्दुल लतीफ़ खटाना जी आप लोगों के सम्मुख होंगे जो कि टीआई थिएटर यानी कि सोशल थिएटर के ऊपर और जो रोल है थिएटर इन एजुकेशन में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही फिर आपको 14 मई को MS हेमा सिंह जी आपके साथ होंगी जो कि बेसिक ऑफ स्पीच के ऊपर आपसे बात करेंगी। 15 तारीख को श्री S मनोहरन होंगे जो कि थिएटर में साउंड एंड वीडियो की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। 16 मई को हमारे साथ सुमन वैद्य जी होंगे जो कि फेस्टिवल मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। फिर 17 तारीख को आपके साथ राजेश तेलंग जी होंगे जो चैलेंजेस ऑफ स्पीच डिक्शन इन हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग के लोगों के बारे में उस पर बातचीत करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि ये समय बहुत कठिन दौर से हम लोग, पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से गुजर रही है और इस समय हम सब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए देश हित में अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। रंगमंच एक ऐसी विधा है जो कि ग्रुप में ही संभव हो सकती है और आजकल आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। फिर भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने ये कोशिश की है कि हम आप लोगों के इस खाली समय में जब आप लोग घर में बैठे हैं हम आपसे रूबरू हों, आप लोगों के साथ जुड़ें। और ये मानसिक तनाव का भी दौर चल रहा है कि हम सब लोग घरों में कैद हैं, बंद हैं और उससे एक मानसिक तनाव भी हमारे अंदर पैदा हो रहा है क्योंकि हम लोग क्रियाशील रचनात्मक व्यक्ति हैं, रचनात्मक ही हम लोग का कार्य रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कई 100 सालों की आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो उसने लगभग 1952 में सरकार ने कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन या विकास हेतु एक राष्ट्रीय अकादमियों की स्थापना करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम जो सबसे पहले अकादमी बनी थी वो थी संगीत नाटक अकादमी जो कि 31 मई 1952 में स्थापित की गई थी जनवरी में, तथा उसके अगले ही साल एक परियोजना तैयार की 1954 में कि नाट्य के विकास व प्रशिक्षण हेतु एक संस्थान की स्थापना की जाए। और संगीत नाटक अकादमी के जो कार्यकारिणी समिति थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना की जाए। और 28 जनवरी 1953 को विधिवत संगीत नाटक अकादमी की पार्लियामेंट हाउस के एक विशेष समारोह में इस संगीत नाटक अकादमी का शुभारंभ किया गया। बहरहाल नाट्य विद्यालय की स्थापना की परियोजना को कार्यकारिणी समिति जो संगीत नाटक अकादमी की थी उसने स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु सिलेबस क्या हो, प्रशिक्षण का स्वरूप क्या हो, कैसा होगा, ये तब तक सुनिश्चित नहीं था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव सैयद अशफाक हुसैन जी ने एक अनुमानित इसका प्रारूप ब्लूप्रिंट यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हेतु तैयार किया था और उसे संगीत नाटक अकादमी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, ऐसा कहा जाता है।
और एकेडमी की जनरल बॉडी की जो मीटिंग थी, जो कि 1956 में हुई थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की योजना उसमें सर्वसम्मति से प्रदान कर दी गई थी। दोस्तों, इसी बीच हम बात कर रहे हैं कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ये कार्यकारिणी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को संगीत नाटक अकेडमी की कार्यकारिणी समिति ने जब इसकी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की, ऐसा कहते हैं कि 26 से 31 मार्च को उसी वक्त एक संगोष्ठी संगीत नाटक अकेडमी ने दिल्ली के सप्रू हाउस में आयोजित की थी, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय सुश्री कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने की थी, जो कि संगीत नाटक की तत्कालीन उपाध्यक्षता भी थी। इसी संगोष्ठी में उस समय के जाने माने साहित्यकार व कलाकारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रमुख थे आदि रंगाचार्य जी, मुल्कराज आनंद जी, कपिला मलिक जी, बलराज साहनी साहब, स्नेहलता सान्याल जी, निर्मला जोशी जी, शीला वत्स, रमेश चंद्रा, मामा वानीकर, सचिन सेन गुप्ता, चंद्रकांत थुक्कन, शंभू मित्रा, चंद्रवर्धन मेहता, के नारायण काले, वी राघवन, दीना गांधी। संगोष्ठी का विषय था द फ्यूचर स्पेस ऑफ इंडियन थिएटर। ये साली इसके साथ ही ये भी चर्चा की गई कि संस्कृत रंगमंच की व लोक नाट्य व आधुनिक रंगमंच की इस के कहा जाए प्रशिक्षण हेतु एक नाट्य एनएसडी की स्थापना की अति आवश्यक, एनएसडी की स्थापना को बहुत ही जरूरी बताया गया दोस्तों, जहां पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए और एक रंगमंच के नए नए प्रयोग हेतु एक लेबोरेटरी का भी वो कार्य करे। इसी संगोष्ठी के 6 माह बाद यूनेस्को की सहायता से आईटीआई इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट स्थापित थी। उसने मुंबई में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 1956 यानी कि 1956 तक एक गोष्ठी कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूरी दुनिया से 40 देशों के लगभग 100 लोगों ने भागीदारी की थी। ये गोष्ठी स्थानीय आईआईटीज के सदस्य भारतीय नाट्य संघ की मदद से आयोजित की गई थी। ये एक संयोग व खुशी का विषय था कि इसकी भी अध्यक्ष भारतीय नाट्य संघ की स्वर्गीय सुश्री कमला देवी चट्टोपाध्याय ही थी। इसी बैठक में अन्य विषयों पर चर्चा के साथ साथ ये निर्णय लिया गया कि एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना यूनेस्को के मदद से की जाए तथा इसके स्वरूप व कार्य प्रणाली क्या होगी है, इस पर भी चर्चा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नाट्य संघ ने 1958 में 1958 में एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट की घोषणा कर दी थी तथा डॉक्टर निहार रंजन रॉय उसके प्रथम निर्देशक यानी कि पहले डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री एम भल्ला जी जो थे वो सह निर्देशक उनको नियुक्त किया गया था। इसी के साथ ही एटीआई ने 2 कोर्स इसके में शुरू किए थे। एक था चिल्ड्रन थिएटर का और दूसरा था रूरल थिएटर का। पहले बैच में जब इसको अनाउंस किया गया तो पहला जो इसका बैच शुरू हुआ उसमें लगभग 26 लोगों ने दाखिला लिया था और ये कोर्स जो था 12 महीने यानी कि 1 साल का था। इसमें प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने के लिए यूनेस्को ने 2 प्रशिक्षक भी भेजे थे, अलेक्जेंडर एल्मोर व माइल्स ली। 1 साल के लिए लोग चिल्ड्रन थिएटर के प्रशिक्षण के लिए और रूरल थिएटर के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दाखिला लिया था और जिन्होंने बाद में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे कि रेखा जैन जी रही हैं, राजेंद्र नाथ जी रहे हैं, आपके जीवी सान्याल साहब रहे हैं और अगर हम बात करें एल श्रीनिवासन जी मारुति जी थे और फिर भूमकेश्वर त्रिपाठी साहब थे, फिर आपकी शकुंतला देवी थी, फिर आपका देखा जाए एनवी रामास्वामी थे, फिर आपका नरोत्तम पी श्याल थे, कैलाश पांडे जी थे, एसपी श्रीनिवासन जी थे,
देव महापात्रा साहब थे, जो कि बाद में हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के में फैकल्टी के तौर पे भी आए। के एस मेहता जी थे, के प्रसाद राव थे, आर बी सुधी थे, राम मोहन थे। फिर उसके बाद आपका देखा जाए तो देवकी अग्रवाल थे। लगभग इस जो हमारा एटीआई शुरू हुआ, उसके शुरू होने के बाद लगभग 6 महीने के बाद ही संगीत नाटक अकेडमी ने इसको टेक ओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और इसका प्रश्न आया क्योंकि यहाँ पे लाइट बार बार जा रही है और आ रही है। आज आंधी का भी मौसम हो रहा है, आंधी भी आई हुई थी, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि व्यवधान पड़ा। तो मैं बात कर रहा था कि संगीत नाटक एकेडमी ने जो ये हमारा एटीआई जो चल रहा था, 6 माह के बाद लगभग संगीत नाटक एकेडमी ने इसको ओवरटेक किया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ये समाहित हो चुका था। सत्यु सेन जी जो थे इस एनएसडी के हमारे प्रथम निर्देशक नामांकित किए गए और वो इस इंस्टीट्यूट के यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट जो कहलाने लगा था, उसके वो पहले निर्देशक हमारे बने। 6 माह के बाद जिन लोगों ने भी 26 लोगों ने इसमें दाखिला लिया था, वो सभी लोग पास हो गए और उनको जो था वो डिप्लोमा प्रदान कर दिया गया। और उसी जो लोग पास हुए थे उसमें से 2 लोग देव महापात्रा जी व शांता गांधी जी को एनएसडी में संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। संगीत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूर्व में निजामुद्दीन वेस्ट में स्थापित हुआ था तथा 1959 में ये 2 वर्ष का जो है इसका कोर्स प्रारंभ किया गया तथा छात्रों को इसमें 25 छात्रों को इसमें प्रवेश की प्रक्रिया या सीटें जो है सुनिश्चित की गई। इस बीच ये यहाँ से गया आपका निजामुद्दीन वेस्ट से ये गया आपका निजामुद्दीन ईस्ट में और फिर वहाँ से कैलाश कॉलोनी में ये स्थानांतरित हुआ। जैसा कि हमें विवरण मिलता है कि उस समय संकाय की जो स्थिति थी, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स की जो स्थिति थी वो इस प्रकार से थी, जो कि शीला वत्स जी जो कि बाद में शीला भाटिया जी कहलाई थी, व डीएन ठक्कर साहब, ये लोग अभिनय जो हमारा एक्टिंग का जो डिपार्टमेंट था उसको संभालते थे। और आदरणीय स्वर्गीय गोविंद पांचाल जी हमारे सेट डिजाइनिंग के लिए वहाँ पे संकाय सदस्य के रूप में हुए। पंचानन पाठक जी संगीत के हमारे संकाय नियुक्त किए गए। कोकिला मामली जी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी। इंदु भूषण जो थे वो मेकअप के हमारे संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। और जीएन दास गुप्ता जी लाइट डिजाइनिंग की कक्षाएं लिया करते थे और स्वर्गीय हमारे तरसीम लाल जी जो थे कारपेंटरी को संभालते थे। और नेमी चैन जैन जी जो थे प्रशासनिक अधिकारी तथा इसी के साथ साथ वो वर्ल्ड ड्रामा वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ाया करते थे। इसी के साथ ही संकाय सदस्य जो सुनिश्चित थे उनके विषय, उसके साथ साथ क्योंकि संकाय सदस्यों की संख्या बहुत सीमित थी इसलिए वो अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों को भी वो पढ़ाया करते थे, ऐसा उस समय प्रचलन था। इस बीच एनएसडी हमारे जहां आज हम मौजूद हैं वहां पे आ गया और 1962 में 1962 में इब्राहिम अलकाजी साहब जो थे वो निर्देशक के पद पर नियुक्त हुए। एक बात यहाँ पे आती है कि सत्यु सेन जी और जो हमारे अभिनय के अपने बहुत ही मशहूर और छात्रों के बीच में बहुत ही कहा जाए विख्यात डीएन ठक्कर साहब जो होते थे, इन्होंने अचानक ही त्यागपत्र दे दिया। ये आज तक की समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से अचानक उनको त्यागपत्र देना पड़ा और त्यागपत्र दे करके वो यहाँ से चले गए। अब 1962 तक की ये 2 साल का कोर्स था। उसके बाद इसको 2 साल के कोर्स को 3 साल में, जब अलकाजी साहब ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक पद को ग्रहण किया और यहाँ पे नियुक्त हुए, तो उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में की जो कि बहुत ही सुखद भी रही हैं। और 1962 में ही इस 2 साल के कोर्स को 3 साल में परिवर्तित कर दिया गया और स्पेशलाइजेशन भी शुरू हो गया जिसमें डायरेक्शन था, एक्टिंग था और स्टेज क्राफ्ट था। अब उसी के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, देखिए एक प्रयोग के तौर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने रंगमंडल की स्थापना की
शुरू में ये रंगमंडल एक प्रयोग के तौर पे सिर्फ 4 सदस्यों को लेकर के ही आरंभ हुआ, जिसमें मीना विलियम्स थी, ओम शिवपुरी साहब थे, सुधा शिवपुरी जी थी और एक और उनका नाम मुझे इस समय जहन में नहीं आ रहा है। इन 4 लोगों से एक प्रयोग के तौर पर इस रंगमंडल की स्थापना की गई थी। उसके पीछे मित्रों, माफ़ी चाहते हैं इस तकनीकी जो बीच बीच में तकनीकी आपकी जो व्यवस्था हो रही है प्रकाश की वजह से। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि प्रयोग के तौर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की स्थापना की गई। प्रारंभ में ये 4 सदस्यों के साथ आरंभ हुआ, जिसमें ओम शिवपुरी साहब, सुधा शिवपुरी जी और मीना विलियम्स थी और एक और थे जिनका नाम मुझे इस समय अभी याद नहीं पड़ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या बदलती गई, बढ़ती चली गई और आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो रंगमंडल है उसमें 20 स्वीकृत हमारे कलाकार हैं जो परमानेंट हैं, 6 साल के लिए होते हैं। ए ग्रेड और बी ग्रेड 2 में ग्रेड हैं। तो ये बहुत ही इसका जो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इसमें जो प्रशिक्षित हमारे रंगकर्मी होते हैं उनको अवसर मिलता है। उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी हम अवसर प्रदान करते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रदान करता है, जिनके पास एक लंबी एक कहा जाए कि अनुभव होता है कार्य का। ऐसे लोग भी यहाँ पे इस रंगमंडल में शामिल होते हैं। बहरहाल, मैं अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो हमारे जो चेयरमैन जो हेड होते हैं उसमें हमारे सबसे पहले KPS मेनन साहब थे जो 1976 से लेके 1978 में आए। ये 1976 में ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संगीत नाटक अकेडमी से अलग होकर के एक स्वायत्त संस्था बन गई, जो कि कभी कभी जैसे कि अभी वर्तमान में संस्कृत मंत्रालय के अधीन है, कभी ये एजुकेशन के अधीन रही है, कभी HRD के अधीन रही है, कभी ये कल्चर एंड स्पोर्ट्स के अधीन रही है। तो ये अलग मंत्रालय के अधीन ये स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है और वर्तमान में ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन में है। हमारे KPS मेनन साहब 1976 से लेकर के 1978 तक की पहले हमारे चेयरपर्सन रहे। फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय जी रहीं 1978 में। फिर LM सिंघवी साहब रहे 1978 से लेकर के 1982 तक की। शांता गांधी जी रहीं 1982 से लेकर के 1984 तक की। फिर डॉक्टर सुरेश अवस्थी 1984 से लेकर के 1986 तक की हमारे चेयरपर्सन रहे। फिर विजया मेहता जी 1988 से लेकर के 1992 तक की रहीं। PC जोशी साहब रहे 1992 से लेकर 1996 तक की। चंद्रशेखर कंबार साहब रहे 1996 से 2004 तक की। फिर अमाल अलाना जी 2005 से लेकर 2012 तक की। फिर रतन थ्याम जी 2013 से लेकर 2018 तक की। और वर्तमान में डॉक्टर अर्जुन देवचारण जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे उपाध्यक्ष हमारी कार्यकारिणी के रहे। और इसी तरह जैसे सत्तू सेन जी हमारे 1959 से 1961 तक की डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रहे। फिर अलकाजी साहब 1962 से लेकर 1977 तक की रहे। फिर कारंथ जी 1977 से लेकर के 1982 तक की रहे। BM शाह जी 1982 से 1984 तक की। फिर मोहन महर्षि जी 1984 से 1986 तक की। रतन थ्याम साहब 1987 से 88 और कीर्ति जैन जी 1988 से 1995 तक की। फिर राम गोपाल बजाज साहब 1995 से लेकर 2001 तक की। फिर देवेंद्र राज अंकुर जी 2001 से लेकर 2007 तक की। फिर अनुराधा कपूर जी 2007 से लेकर 2013 तक की। वामन केंद्रे जी 2013 से लेकर के 2018 सितंबर तक की। और अभी प्रभारी निर्देशक के तौर पे मैं कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, अभी 3 साल का जो हमारा ये कोर्स है, जैसे कि आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जब स्थापना हुई तो देश की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी और आज हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो अपने तक की तर्कसंगत था, लेकिन आज मौजूदा अगर हम हालात को देखते हैं, जिस तरह IITs और IIM के अलग अलग राज्यों में आज IITs और IIM हैं, उसी तरह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भी विस्तार की परियोजना बनी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने अपने इसी विस्तार परियोजना के तहत
पहला अपना क्षेत्रीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो बेंगलोर में स्थापित किया। अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अपने 4 सेंटर हैं, जो कि रीजनल रिसोर्स सेंटर की जगह अब वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बेंगलोर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम यानी कि गैंगटॉक में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अगरतला और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारस, ये 4 हमारे सेंटर हैं। जिन 4 सेंटर में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि बनारस का सेंटर अभी हमारा कहा जाए 2 साल पुराना ही, 2 ही साल हो रहे हैं, उसमें हम भारतीय शास्त्रीय रंग परंपरा की ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। जो अगरतला में हमारा सेंटर है वहाँ हम TI किया है, थिएटर इन एजुकेशन की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। उसी के साथ ही सिक्किम में हम पूरा 1 साल का रंगमंच का कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रन करता है। उसी तरह से आपका बेंगलोर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1 वर्ष का कोर्स रन करता है। और हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमें जो हमारी सिक्किम सरकार है उसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को उन्होंने अपना भवन बनाने के लिए बिना किसी मूल्य के उन्होंने ज़मीन हमें प्रदान की है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत जल्दी अपनी सिक्किम सेंटर की भवन तैयार कर लेगा। बेंगलोर में एक अत्याधुनिक हमारा कहा जाए हॉस्टल निर्मित हुआ है, जो कि उसके लिए वहाँ पे भी हमें सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने हमें वहाँ पे भूमि प्रदान की है, वो भी भूमि हमें निःशुल्क प्रदान की है। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वरिष्ठ स्नातिका हमारी बी जयश्री जी ने, जो कि मेंबर राज्यसभा भी रही हैं, उन्होंने अपने कहा जाए मेंबर फंड से, अपने पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उसके जो उनकी जो धनराशि होती है उससे उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को सहयोग किया। और जिसकी वजह से हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बेंगलोर में अपना आधुनिक हॉस्टल का उसने निर्माण किया है। और बहुत ही जल्दी हम पूरे विद्यालय की जो भवन है उसका भी निर्माण की ओर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को ये विश्वास दिलाया है कि वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए भूमि देगा। और उसी के साथ ही हमें अगरतला में भी भूमि मिली थी, लेकिन वो भूमि हमें लगता है कि कहा जाए कि उतनी ज़्यादा भूमि नहीं है जितनी हमारे परिसर के लिए आवश्यकता है। तो हमने और आवेदन किया है, तो हमें वहाँ की भी सरकार जो है निःशुल्क भूमि प्रदान करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। दोस्तों, अभी के हालात में हमें लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने को और विस्तार चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने अपनी परियोजना 2 और सेंटरों की परियोजना भारत सरकार को सौंपी है। एक जम्मू में के लिए हमने दिया है, दूसरा महाराष्ट्र के लिए हमने एक अपनी परियोजना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सेंटर खोलने के लिए जमा की है। और मुझे उम्मीद है, बल्कि भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने इस बात का हमें विश्वास भी दिलाया है कि जल्दी वो परियोजनाएं मंजूर हो जाएंगी और हम अपनी 2 सेंटर और खोल पाएंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक अपना विस्तार कार्यक्रम है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, रंगकर्मी हैं, जो कि 3 साल के लिए प्रशिक्षण हेतु दिल्ली में या 1 साल के लिए फुल टाइम कोर्स वो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने विस्तार कार्यक्रम की स्थापना की है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विस्तार कार्यक्रम समय समय पर हर प्रदेश में कार्यशालाओं का आयोजन करता है। ये कार्यशालाएं अलग अलग तरह की होती हैं। कभी ये प्रस्तुतिपरक कार्यशाला होती है जो कि 30 से 40 दिन की होती है, जिसमें 30 या 40 विद्यार्थी जो है प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और अंत में उनके साथ एक प्रस्तुति निर्देशित की जाती है। उसकी प्रस्तुतिकरण दर्शकों के सम्मुख शहरवासियों के लिए होता है। इसके साथ ही कुछ हमारी कार्यशालाओं की अलग अलग रूप हैं, जैसे कि हम अभिनय को लेकर के जो रंगकर्मी उस शहर में या उस प्रांत में काम कर रहे हैं और अपने अभिनय को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं, दक्षता लाना चाहते हैं, ट्रेंड होना चाहते हैं, उनके लिए भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय समय समय पर अभिनय से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करता है। तकनीकी कार्यशालाओं का भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित करता है। उसके अंदर लाइट डिज़ाइन है, सेट डिज़ाइन है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करके वहाँ के रंगकर्मियों को, उस प्रदेश के रंगकर्मियों को या भारतवर्ष के किसी भी हिस्से से कोई रंगकर्मी वहाँ जाकर के प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उनके लिए भी वो कार्यशालाएं ओपन रहती हैं। इसके साथ ही निर्देशन के लिए भी हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं।
साथ ही साथ हम थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स की कार्यशाला आयोजित करते हैं। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है प्ले राइटिंग कोर्स को रन करने का, जिसका शुभारंभ हमने इसी वर्ष एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे हमने शुरू किया। महाराष्ट्र में पूना में हमने वहाँ पे ये कार्यशाला 3 माह की कार्यशाला हमने आयोजित की, जो कि बहुत ही सफल कार्यशाला रही है। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस कार्यशाला को हम 1 साल का पूरा कोर्स में तब्दील करें, और हमें आशा है कि हम इस वर्ष अगर हालात सही रहते हैं तो हम एक पूरी की पूरी एक अपनी कहा जाए केंद्र प्ले राइटिंग को समर्पित करेंगे, और प्ले राइटिंग का 1 वर्ष का कोर्स रन करने की हमारी ये परियोजना है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय समय समय पर टीआई कंपनी के अंतर्गत जो हमारी रंग संस्कार टोली है, वो समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करती है बच्चों के लिए, और साथ साथ उन अध्यापकों के लिए कि किस तरह से शिक्षा में रंगमंच का उपयोग किया जाए और शिक्षा में किस तरह से रंगमंच का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमारी कार्यशालाएं आयोजित होती हैं दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों में होती हैं। उसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी जहां से भी अगर इस तरह की कोई हमारे पास अनुरोध आता है तो हम वहां पे भी इन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। उसके साथ ही एक बहुत ही आदरणीय राम गोपाल बजाज जी के वक्त में एक भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की गई। भारत रंग महोत्सव जो कि शुरुआत हुई, पहले वो भारत रंग महोत्सव था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप इतना विशाल हो गया कि अंतरराष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव कहलाने लगा, और दुनिया के जितने भी थिएटर फेस्टिवल होते हैं उसमें अपनी इसने बहुत प्रमुख पहचान बनाई है, और आज ये स्थापित हमारा भारत रंग महोत्सव हो गया है। इसमें लगभग हर साल हमारे पास 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशनें आती हैं। चयन समिति द्वारा 2 स्टेज में हम उसका चयन करते हैं, और 100 से ज़्यादा प्रस्तुतियां हम आमंत्रित करते हैं, और उसके लगभग 150 या 140 से प्रदर्शन उसका हम दिल्ली और दिल्ली के अतिरिक्त 5 अन्य राज्यों में, जिसको हम कहते हैं कि सैटेलाइट भारत रंग महोत्सव या पैरेलल भारत रंग महोत्सव, हम वहाँ पे 5 राज्यों में और आयोजित करते हैं। इससे ये एक समारोह सिर्फ नाट्य समारोह ही नहीं है कि नाटक की प्रस्तुतियां होती हैं और बस खत्म हो जाती हैं, दर्शक आते हैं देखते हैं, नहीं, ये पठन पाठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है। इसमें हम फेस टू फेस करते हैं, मास्टर क्लासेस करते हैं, निर्देशकों के साथ जो नाटक आए हुए होते हैं उनके निर्देशकों के साथ दर्शक की बातचीत होती है। उसके अलावा सेमिनार्स होते हैं, युवा जो हमारे रंगकर्मी हैं नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, और बहुत ही विशाल एक पठन पाठन का एक ये कहा जाए एक केंद्र होता है। उस दौर में ये 20 दिन बहुत ही कहा जाए एक्टिव होता है पूरा भारत रंगमंच के क्षेत्र में। इसके साथ ही हम 2 और अपने फेस्टिवल करते हैं, जो कि कहा जाए कि हमारे जो संस्कृत मंत्रालय के उस समय के सचिव थे अय्यर साहब, और आदरणीय राम गोपाल बजाज जी के अथक प्रयासों से जश्न बचपन और बाल संगम, ये एक और महत्वपूर्ण समारोह हम आयोजित करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ये 1 साल अगर बाल संगम होता है तो दूसरे साल जो है हम इसका दूसरा जो जश्न बचपन आयोजित करते हैं। जश्न बचपन जो है वो पूरी तरह से बच्चों के नाटकों को लेकर के होता है। बाल संगम में हम ट्राइबल और फोक जो हमारे परफॉर्मेंस हैं जो बच्चे करते हैं उनको लेकर के हम ये करते हैं, और ये दिल्ली में आयोजित होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब हम इसको, जैसे भारत रंग महोत्सव को हमने विकेंद्रीकरण किया है, वैसे ही हम इसका भी विकेंद्रीकरण करें, दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी समय समय पर हम इसको आयोजित करें। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो जश्न बचपन हमारा है, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय बाल नाट्य समारोह में परिवर्तित हो चुका है। विदेशों से भी इसमें प्रस्तुतियां आती हैं, और पूरा का पूरा दिल्ली जो है उस समय बहुत वाइब्रेट होता है। दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे इस समारोह में पार्टिसिपेट करते हैं। और भारत रंग महोत्सव जब हमारा होता है तो हम नुक्कड़ नाटक जो हम यूथ फोरम हम करते हैं, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 50 जो विद्यालय हैं वहाँ के छात्र आकर के नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ थिएटर बाजार का भी हम आयोजन करते हैं, जिसमें थिएटर से संबंधित जैसे लाइट है, साउंड है, मेकअप का सामान है, उसके साथ साथ कॉस्ट्यूम है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं। उसके साथ साथ जब दर्शक यहाँ आता है और एक साथ
4 नाटक जब एक चल रहे होते हैं तो बीच के गैप में वो बैठ करके अपना मनोरंजन भी कर सके, तो प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेज भी होती हैं और कुछ खान पान के हमारे स्टॉल भी होते हैं। इसी बीच किताबों की भी, रंगमंच से संबंधित किताबों की भी यहाँ पे शॉप लगती है, की दुकानें लगती हैं, क्योंकि हर वक्त दिल्ली में उस दिन 5 रंग संस्थाओं के सदस्य उपस्थित होते हैं। उसके साथ साथ युवा रंगकर्मी और जो दर्शक है वहाँ उपस्थित होता है। तो वो एक ही जगह पे रंगमंच से संबंधित किताबों को भी खरीद सकता है और खरीदता है। एक बहुत ही अच्छा ये उपयोग है, बहुत ही सफल ये हमारा समारोह रहता है। तीनों के तीनों नाट्य समारोह हमारे जो हैं वो बहुत सफल रहते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी समारोह आयोजित करता है। रंगमंडल और टीआई कंपनी जो हमारी रंग संस्कार टोली है वो अपने नाटकों के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में, देश के अन्य प्रदेशों में तो भ्रमण करता ही है, लेकिन प्रमुख रूप से वो उत्तर पूर्वी राज्यों में हर साल जाता है और लगभग वहाँ से 3 से 4 स्टेट को वो कवर करता है। रंगमंडल अपनी 5 से 7 प्रस्तुतियों का समारोह कम से कम 3 जगह पे आयोजित करता है। उसी तरह से रंग संस्कार टोली भी वहाँ पे जा करके उत्तर पूर्वी राज्यों में जा करके थिएटर की टीआई की वर्कशॉप आयोजित करती है। उसके साथ अपने नाटकों के प्रदर्शनों का एक समारोह भी आयोजित करती है 2 या 3 प्रदेशों के अंदर। दोस्तों, जिस तरह से हिंदुस्तान का विस्तार हो रहा है और इस प्रतियोगिता का ये जो ज़माना है, इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय समय समय पर जो अपनी कार्यशालाओं का आयोजन करता है, उसके साथ साथ अब हमारी योजना ये भी है कि हम इसको और ज़्यादा इसका विकेंद्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा साउथ में सेंटर है या जो भी आगामी सेंटर हमारे और खुलने वाले हैं या जिसकी परियोजना हम बना रहे हैं, योजना हम बना रहे हैं, तो हर जगह की अपना प्रशिक्षण का या ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ के संस्कृति अलग है, वहाँ की लोक संस्कृति विभिन्न है, वहाँ का साहित्य अपने रीजन का साहित्य है, वहाँ के प्रशिक्षण का जो अपना एक प्रमुख कहा जाए जो मुख्य ध्येय है, उसके हिसाब से उसकी प्रशिक्षण का रूपरेखा जो है वो हम तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि उस तरह से ही रूपरेखा तैयार हो। अब हमारे 4 सेंटर तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक अकेला सेंटर ऐसा है जो हमारा सिक्किम में गैंगटॉक में है। वहाँ पे उस सेंटर के साथ एक रंगमंडल भी है जहाँ पे 20 कलाकार जो हैं कार्यरत हैं और वो रंगमंडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो पूरा उत्तर पूर्वी राज्यों को तो वो कवर करता ही करता है, लेकिन पिछले 2 साल से वो अपनी प्रस्तुतियों को लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों से बाहर भी निकल के आ रहा है। जैसे कि पिछले वर्ष उन्होंने दिल्ली में अपनी 8 प्रस्तुतियों का मंचन किया श्री राम सेंटर के अंदर। इसी वर्ष हमारा मंचन होना था मार्च में ही लखनऊ के अंदर, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो स्थितियां हैं वो सारी की सारी जो भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम थे वो हमें पोस्टपोन करने पड़े हैं। उसी तरह से अब हमारी कोशिश ये है कि इस वर्ष हम अपनी परियोजना में ये लेकर के आ रहे हैं कि हमारा बेंगलोर सेंटर जो साउथ में है, सबसे पहला सेंटर हमारा वो रहा है और वहाँ लगभग हमारे इतने ज़्यादा स्नातक निकल चुके हैं, कुछ तो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्नातक वहाँ से निकले हैं, जो ग्रेजुएट्स वहाँ से निकले हैं, उनको लेकर के हम अपना एक रंगमंडल की स्थापना करें। और ये योजना हम इस वर्ष अपनी परियोजना में जो संस्कृति मंत्रालय को हम जमा करने जा रहे हैं, उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपना एक रंगमंडल बेंगलोर में स्थापित कर सकें। उसी के साथ ही हम टीआई एक रंगमंडल जो हमारा अगरतला में एक सेंटर जो टीआई का चल रहा है वहाँ पे एक रंगमंडल हो, और फिर हमारा बनारस में जो भारतीय संस्कृत रंगमंच को लेकर के जो हम प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं वहाँ पे एक रंगमंडल हो। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये रंगमंडल हम संचालित कर सकें। अब मैं बात आता हूँ रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के ऊपर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में वर्तमान में इसमें हमारे 20 कलाकार हैं। जैसा कि हमने आपको सूचित किया, हर साल हम अपने कम से कम 3 नए नाटक इस रंगमंडल में तैयार करते हैं। देश के इसकी एक अपनी एक इसकी कार्यक्रम समिति है जो कि कार्यक्रम समिति चयनित करती है कि
कौन कौन निर्देशकों को हम रंगमंडल के अभी स्टॉक में किस तरह के नाटक हैं और किस तरह के नाटक अभी और होने चाहिए या किन नाटकों की अभी आवश्यकता है, उसके अनुसार निर्देशकों का चयन वो करके रंगमंडल प्रमुख को देती है और रंगमंडल उस परियोजना को आगे संचालित करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल कम से कम उसका टारगेट रहता है कि 120-125 नाटक जो हैं वो अपने एक सत्र में, यानी कि जुलाई के एंड में रंगमंडल खुलता है और फिर आपके जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये बंद होता है 5 हफ्तों के लिए। तो उस पूरे सत्र में 125 नाटकों प्रदर्शनों का हमारा एक टारगेट रहता है कि हम 125 कम से कम प्रदर्शन कर सकें और कम से कम 3 नए नाटकों को हम नए नाटक रंगमंडल में और लेकर के आए। तो हम इसके साथ ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल देश के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रदर्शनों को ले जाकर के समारोह आयोजित करता है। जैसा कि हमने बताया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में तो ये समारोह आयोजित करता ही करता है। इसके साथ साथ हम हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर के हम समारोह आयोजित करते हैं। कुछ हमारे स्पॉन्सर शोज होते हैं, विभिन्न प्रांतों में हम जाकर के प्रदर्शन आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपना एक समर थिएटर फेस्टिवल, ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह का आयोजन निरंतर कई सालों से दिल्ली में करता चला आ रहा था, लेकिन विगत 2 सालों से हमने इसको थोड़ा सा इसको भी विकेंद्रीकरण इसका किया है, क्योंकि दिल्ली में निरंतर तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल काम करता ही है, अपने प्रदर्शन वो करता ही रहता है, लेकिन हम अपने प्रदर्शनों को, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल अपने प्रदर्शनों को लेकर के उन शहरों की तरफ जाए जहाँ पे वाकई अभी ज़रूरत है कि किस तरह का आधुनिक तकनीकी जो है रंगमंच में आ चुकी है, उससे वहाँ के जो युवा रंगकर्मी हैं उससे उनका एक आमना सामना हो सके, किस तरह का कार्य आज महानगरों में हो रहा है, या किस तरह के कथ्य और किस तरह के कथानक आज नए सिरे से नए उस पर आ रहे हैं, नवाचार क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम उन दर्शकों के पास ले जाकर के विगत 2 सालों से हमने ये अपना कार्यक्रम बनाया है कि हम दिल्ली में समर थिएटर फेस्टिवल का स्वरूप जो है 7 या 10 दिन का करते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में जाकर के हम कम से कम 2 प्रदेशों में जाकर के इस समारोह को आयोजित हमने करना शुरू किया है और आगे हम इसको और ज़्यादा विस्तार देना चाहेंगे। दोस्तों, विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने कुछ और, जैसे कि हमने कहा कि थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स हम रन करते हैं, उसमें अगर हम देखें कि आजकल जो जैसे फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स है कि फिल्म का आकलन किस तरह से किया जाए, फिल्म को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। अभी बड़े क्षमा के साथ, माफ़ी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि महानगरों में तो चलिए हमें समीक्षक मिल जाते हैं, लेकिन छोटे प्रांतों में, छोटे शहरों के अंदर हमारे अखबारों की या प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो हमारी अपनी कहीं ना कहीं एक अपनी कहा जाए कि बहुत सीमित हम उसमें हैं कि एक ही जो रिपोर्टर है वही क्राइम की भी रिपोर्टिंग करता है, वही कल्चर की भी रिपोर्टिंग करता है, वही एग्रीकल्चर की भी रिपोर्टिंग करता है, वही एजुकेशन की भी रिपोर्टिंग करता है। तो एक हमने ये कोशिश की है कि इसके तहत हम ऐसे लोगों को इन कार्यशाला में अवसर प्रदान करें जो मास कम्युनिकेशन में कोर्स कर रहे हैं या कोर्स कर चुके हैं या जो लिखते हैं, समीक्षाएं लिखते हैं, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा इसके अंदर जगह देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आएँ और देखें कि नाटक को भी किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, नाटक को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, उसकी समीक्षात्मक स्वरूप क्या होना चाहिए, ताकि हम अच्छा दर्शक वर्ग और अच्छा समीक्षक वर्ग हम कोशिश है हमारी, हम कितना उसमें सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन विगत 7-8 सालों से हम इस तरह की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष हमने जैसे 3 माह की ये प्ले राइटिंग कार्यशाला का आयोजन किया, नाट्य लेखन कार्यशाला का आयोजन किया। दोस्तों, इसी कड़ी में जो हमने आज से शुरू की है और 17 तारीख तक की हम जा रहे हैं, इसकी दूसरी कड़ी जो है वो हमारी 18 तारीख से लेकर 31 मई तक की होगी और उसके बाद समय अनुरूप हम देखेंगे क्या समय, क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, तो हम इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे। और परिस्थितियाँ अनुकूल होने के बावजूद भी जैसा कि अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं या हम इसको रोज़ ना करके सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन इस तरह की, अगर समय अनुकूल हो जाता, परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती, तब भी इस तरह के कार्यक्रम को हम संचालित कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ ही
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है, अब ग्रामीण इलाकों में भी हमारी कोशिश है कि हम ट्राइबल बेल्ट में भी जाएं और वहाँ का जो युवा वर्ग है उसको इस रंगकर्म की तरफ, या उनका जो अपना लोक परंपरा है, लोक जो उनके नृत्य हैं, संगीत हैं, या उनके जो साहित्य है, उनको भी प्रोत्साहित करें और उनको भी आज के अपने समकक्ष ला करके उनको खड़ा करें और वो हमारे समकक्ष खड़े हो सके, और इस आधुनिकता की दौर में वो अपने को भी, उनका बिना किसी शैली को, अपनी शैली को, उसकी शैली को बदले हुए आधुनिक संदर्भ में किस तरह से वो कार्य कर सकते हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनको भी लेकर के आए। मुझे लगता है दोस्तों ये एक रूपरेखा इस कार्यक्रम की पूरी है। इसके साथ ही अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो मैं उन सवालों के जवाब भी देना चाहूँगा। साथ ही अगर किसी तरह की कोई और जिज्ञासा आपके अंदर है तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा और आप बात कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो अब एक निवेदन आया है कि इस समय को 1 घंटे से ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको 1 घंटे से ज़्यादा बढ़ाने की। ये तो वैसे भी देखा जाए तो 1 घंटे से ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि जब बातचीत के हम उसमें आते हैं तो ये समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, अपने आप बढ़ता चला जाता है। अब एक हमारे पास सवाल आता है गौरव मनी का कि सर वाई डोंट एनएसडी ओपन एडमिशन फॉर ऑल एजेस। देखिए ये सवाल है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आयु की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, हर आयु के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मित्र, मैं आपके इस बात का स्वागत करता हूं, लेकिन इस प्रशिक्षण में कुछ चीज़ें जो कि शारीरिक, हम अगर उसकी बात करें तो वो बहुत विग्रस कुछ हमारी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग को लेकर के थोड़ा सा एक समय, एक सीमा, एक आयु की सीमा ज़रूर निर्धारित की गई है। हमारे अब राजा चौधरी जी कहते हैं सर फिल्मों के देखने का क्या नज़रिया है, कैसे देखना चाहिए। दोस्त राजा जी, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ये मैं रंगमंच की बात कर रहा हूँ और ये रंगमंच का एक मंच है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच का प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो स्वागत है, अगर आपका कोई सवाल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंच से हो या रंगमंच के प्रशिक्षण से हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब मिस्टर नवीन जी पूछते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो दिल्ली में सेंटर है, यहाँ पे 3 वर्ष का जो ये कोर्स रन किया जाता है, क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो अन्य सेंटर हैं वहाँ पे ये क्या 3 वर्ष का कोर्स संचालित नहीं होना चाहिए? मित्र, मैं आपको इसके संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस ओर अग्रसर है। हमारी ये कोशिश है कि आगामी उसमें, बल्कि हम ये चाह रहे थे कि इसी सत्र से हम अपने इस कोर्स को 1 साल से 2 साल में तब्दील करें, लेकिन जैसे कि हालात हैं, अगर हालात सुधरते हैं तो हम ऑलरेडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस दिशा में कार्यरत है और कार्य कर रहा है और बहुत जल्दी ये 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष का कोर्स ज़रूर हो जाएगा। 3 वर्ष की मैं अभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन 2 वर्ष के कोर्स की मैं ज़रूर आपको आश्वासन देता हूँ कि 2 वर्ष का ये कोर्स ज़रूर होगा। अब ये मुदीबुर रहमान जी पूछते हैं कि क्या आपका कोई अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए कोई क्या प्रोग्राम है। ज़रूर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पूर्व में अनेक देशों से यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं, जैसे मॉरिशस से आते रहे हैं, नेपाल से आते रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आते रहे हैं, श्रीलंका से आते रहे हैं, अनेक कोरिया से आते रहे हैं, अनेक देशों से यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए लोग आते रहे हैं। वो दौर एक अलग था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अनेक जो ऐसे देश थे जहाँ पे उस तरह से प्रोफेशनली ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, अभी इन देशों में, कई देशों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अपने इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, इसलिए वो आने की संख्या
कम हो गई है या ना के बराबर हो गई है, लेकिन अगर कोई छात्र आना चाहता है तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसका ज़रूर स्वागत करता है, करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। अमर जी कहते हैं कि नागपुर में एनएसडी ब्रांच ओपन करो। दोस्त, नागपुर में अमर जी हर शहर के अंदर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं ओपन हो सकता है। देखिए, नागपुर में ऑलरेडी आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ड्रामा कोर्स है, एमए इन ड्रामेटिक्स आप रन करते हैं, अच्छी फैकल्टी है, वहाँ पे एक साधन उपलब्ध है। अलग अलग शहरों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ब्रांच तो नहीं खुल सकती, ये वास्तविक सा लगता है, संभव भी नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ प्रदेशों के 3-4 प्रदेशों के बीच में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जरूर, जैसे कि 7 सुर हैं, और जिस तरह से हम अगर अभी प्रारंभिक बात करें कि जिस तरह से हमारे 7 जोनल सेंटर हैं भारत सरकार के, उसी तरह से प्रारंभ में हम जरूर इन 7 सुरों के तर्ज के ऊपर 7 अपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात कर सकते हैं। अगर वो सफलतापूर्वक चल पाती हैं, वो सक्षम हो पाते हैं, अपने स्थान वो बना लेती हैं, तो जरूर उसके बाद हम और आगे जाने की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कोशिश करेगा। और अब ये तो बहुत ही आप प्रणव आनंद जी पूछते हैं कि एनएसडी में एक्टिंग कोर्स के लिए क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करना होगा। मित्र, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रणव जी की क्या प्रैक्टिस करना होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अगर आप उसका उठा करके प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उसमें कुछ विशेषताएं हैं कि आप किस तरह से इसमें एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आप ऑलरेडी आपने कुछ नाटक किए होंगे, आप अपने स्थानीय संस्थाओं के साथ जो वहाँ कार्य कर रही हैं उनके साथ कार्य कर रहे होंगे। एकदम नए अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है और वो सोचे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लें, तो वो संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आप हमारे साइट पे जाएं और वहाँ से आप प्रोस्पेक्टस में देखें कि यहाँ एडमिशन के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं। आपको वहाँ पे वो सारी अनिवार्यताएं वो आपको मिल जाएंगी। अब आप पूछते हैं कि आशुतोष कुमार जी की सर एडमिशन इस साल होगा कि नहीं। मित्र, जैसे कि हमने अपने साइट के ऊपर डाला हुआ है कि जैसे ही जिस तरह से बाकी जो हमारे कहा जाए ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट हैं या जो विश्वविद्यालय हैं या जो अन्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके लिए जो भी भारत सरकार की जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके तहत हम कार्य करेंगे। प्रोसेस में है। आप इस बात से अभी वो रहें कि इस साल कोई जीरो सेशन या उस तरह की जो अफवाह बीच में आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन भारत सरकार की जो भी नोटिफिकेशन आएगी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसको ज़रूर फॉलो करेगा। इसमें हम देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, जैसे कि अन्य क्षेत्रों में हो रहा है कि हम जुलाई या अगस्त से ना प्रारंभ करके इसको थोड़ा सा विलंब कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कोई निर्णय नहीं है कि जीरो सेशन होगा। अभी यही निर्णय है कि दाखिला होगा। अब आप प्रदीप वर्मा जी लिखते हैं कि शॉर्ट टर्म कोर्स यानी कि 6 मंथ का एक एक्टिंग कोर्स होना चाहिए। दोस्त, मैंने जैसा बताया कि 6 मंथ का या 9 मंथ का हमारे पास कोई कोर्स नहीं है। 1 साल का हमारा कोर्स है, जैसा हमने बताया कि सिक्किम सेंटर में है, आपका बेंगलोर में हमारा है, आपका अगरतला में हमारा 1 साल का है, बनारस में 1 साल का कोर्स रन होता है। और जो 6 महीने का कोर्स है, देखिए ये कोर्स इस तरह के यहाँ पे आपको बेसिक दी जाती है। अब 3 साल का कोर्स करने के बाद भी हम ये कहें कि आप एक सफल अभिनेता और एक दक्ष अभिनेता बन गए हैं, तो ये संभव नहीं है। ये फील्ड ऐसी है, कला का क्षेत्र एक ऐसा है कि हम तमाम उम्र हम इसमें एक प्रशिक्षण के तौर पे इसको लेते हैं। हम हमेशा ट्रेनीज होते हैं, हम हमेशा स्टूडेंट होते हैं और इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है, तब भी हम दक्षता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आप 6 महीने की बात कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो 3 महीने के 15 दिन में 30 दिन में आपको अभिनेता बनाने का दावा करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
कोई इस तरह का दावा नहीं करता है कि आपको 6 महीने का कोर्स या 3 महीने के कोर्स के अंदर आपको दक्ष अभिनेता बना दिया जाएगा। देखिए, ये साधना का विषय है। आप जितना साधना करेंगे आप उतने परिपक्व अभिनेता बनेंगे। 3 साल का कोर्स करने के बाद भी आप ये कहें कि मैं अब दक्ष अभिनेता हूं, तो ये संभव नहीं है। ताउम्र हम सब लोग सीखते हैं। हमारे यहाँ से जितने भी अभिनेता निकले हैं, आज की तारीख में भी वो अपने को लर्नर, अपने को ट्रेनीज ही कहते हैं। तो मित्र, ये भूल जाइए कि 6 महीने के कोई कोर्स, हम समय समय पे 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं जरूर आयोजित करते हैं, और वो उन्हीं लोगों के लिए होती है जो इस फील्ड में ऑलरेडी कार्य कर रहे होते हैं। तो आप कार्य कीजिए, और हमारी जो कार्यशालाएं होती हैं उसमें आप आइए, आपका स्वागत है। अगर उसमें भी सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया होती है, अगर आप उस चयन प्रक्रिया को पार कर लेते हैं तो आपका उसमें स्वागत रहता है। आपको विधिवत, आपको पूर्णकालिक जो है, पूरा सुबह से शाम तक की हम उसमें प्रशिक्षण आपको प्रदान करते हैं। अब दीपक कुमार गुप्ता जी, आप ये कहते हैं कि हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, क्या मैं राष्ट्रीय। देखिए मित्र, इस तरह के सवाल जो हैं, आप ये वेबसाइट, हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा दोस्त। अब हमने पहले भी आपको बताया कि ये विद्यालय उस तरह का नहीं है कि आप एकदम रॉ हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है और आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, आप यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, ड्रामा डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे भी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि रॉ, तो वो यहाँ पे संभव नहीं होगा। अब पंकज कुमार जी की आप वीकेंड कोर्स और उसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स, वीकेंड कोर्स की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये वीकेंड कोर्स जो है, देखिए, ये अभिनय या रंगमंच एक निरंतर ट्रेनिंग की प्रक्रिया है। रोज इसमें आपको अभ्यास करना होता है। अब इस तरह के जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस तरह से कोई कमेंट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो वीकेंड कोर्स है कि सप्ताह में 2 दिन या सप्ताह में 3 दिन, तो मैंने जैसे कहा कि ये निरंतर प्रक्रिया है, अभ्यास की ज़रूरत है। तो आप 3 दिन छोड़ के 1 दिन करेंगे, फिर 3 दिन छोड़ के 1 दिन करेंगे, तो मतलब अब इसमें, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये एक निरंतर अभ्यास का विषय है और इसमें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरह की तरफ जाएं और निरंतर अभ्यास की तरफ। इस शॉर्ट टर्म, ये मतलब जैसे फास्ट फूड, तो अब वैसे भी देखिए ना क्या स्थिति आ गई, फास्ट फूड का ज़माना चला गया, वक्त ने ऐसा कर दिया। तो ये फास्ट फूड की तरह ये अभिनय या रंगमंच नहीं है कि आपने गए और 3 महीने में, 2 महीने में और 15 दिन में एक एक्टिंग की कार्यशाला की और आप अभिनेता बन गए। लोगों की जिंदगी खप जाती है दोस्त। आज तक की हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, आज तक की प्रैक्टिस करते हैं, आज तक की अपनी व्यक्तिगत अभ्यास करते हैं, तब भी अपने को हम ये नहीं दावा करते हैं कि हाँ मैं सफल अभिनेता हूँ। या हमारे बहुत सारे, हमारे जैसे दोस्त, हमारे हम उम्र के जो लोग हैं, वो कभी ये दावा नहीं करते कि मैं एक दक्ष अभिनेता हूँ। अभी भी ट्रेनिंग में हूँ, अभी भी सीखता हूँ, आप जैसे लोगों से सीखता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ, अपने सहकर्मियों से सीखता हूँ, जिनके साथ अभिनय करता हूँ उनसे सीखता हूँ, युवा पीढ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आते हैं उनसे सीखता हूँ। और एक कलाकार हमेशा लर्नर होता है, हमेशा सीखता है, और यही उसको बना के रखना होता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। कोई और सार्थक सवाल? अब प्रशांत प्रधान जी आप पूछते हैं, स्कूल एडमिशन टू ST/SC इज अलाउड इन एज 5 years। मेरे दोस्त, भारत सरकार का जो भी नियम है उसमें वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी स्वीकार्य है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसका अनुपालन करती है। मित्र, अब कबीर जी कहते हैं कि NSD अहमदाबाद में, गुजरात में होना चाहिए। हमने जैसा आपको पहले जवाब दिया कि हर शहर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खोल पाना अभी संभव नहीं है।
दोस्तों मैं वो सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो वाकई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या प्रशिक्षण या उससे संबंधित है। अब विवेक सिंह जी, सर एनएसडी में दाखिला लेने के लिए बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। विकी सिंह जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि सारी चीज़ें साइट के ऊपर मौजूद हैं, आप उसको देखिए और फिर उस तरह से तैयारी कीजिए। अब सूरज जी बोलते हैं 6 थिएटर का एक्सपीरियंस जरूरी। अरे जो अनिवार्यताएं हैं वो तो अनिवार्यताएं हैं, उसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्वयं नहीं बदल सकता है। हमारी इसका पूरा प्रोसेस होता है, एकेडमिक काउंसिल होती है, हमारी सोसाइटी होती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। जो अनिवार्यताएं हैं मित्र, वो अनिवार्यताएं हैं, उसमें हम कोई छूट नहीं दे सकते हैं। अगर प्रफुल्ल कुमार जी, अगर आपने 6 नाटक नहीं किए हैं तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये सवाल, सुमित मित्तल जी बोल रहे हैं कि अभिनेता जन्मजात होता है या वो उसको सिखाया जा सकता है। दोस्त, जन्मजात हर कुछ होता है, लेकिन क्या होता है, हम 2T की बात करते हैं, टैलेंट प्लस ट्रेनिंग। हाँ, टैलेंट है, हीरा भी जो है ना वो पहले पत्थर होता है और जब तराशा जाता है तभी वो हीरा बनता है, हीरा कहलाता है दोस्त। तो टैलेंट सब में होता है, लेकिन ट्रेनिंग की आवश्यकता ज़रूर होती है। आप देखिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो मिमिक्रीज करते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्रीज करते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है ये किसकी आवाज़ है, मूल वही, वास्तविक रूप से वही बोल रहा है या कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उसको कर रहा है। तो देखिए फ़र्क है दोनों के अंदर। और ट्रेनिंग, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है। और वो ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के आप वो प्रशिक्षण प्राप्त करें। जो आप अपने ग्रुप में काम करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ अपने शहर में काम करते हैं, जो एक औपचारिक रूप से आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वो भी एक ट्रेनिंग ही होती है। जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, वो भी ट्रेनिंग ही होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट में ही जाके प्राप्त की जाए। ट्रेनिंग परोक्ष और अपरोक्ष रूप दोनों से ही प्राप्त की जा सकती है। तो अगर आप बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो आपको जो बताते हैं, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं और उनके दिशा निर्देश में काम करते हैं, तो देखा जाए वो भी एक ट्रेनिंग ही है। अब वही बात बार बार आ रही कि पंजाब में भी एनएसडी की ब्रांच खोल दो। मित्र, इस तरह के सवाल का जवाब कई बार आ चुका है, तो ऐसे जो इससे संबंधित हों, जो और ज्ञानवर्धक हों, अगर उस तरह के सवाल पूछें तो मुझे लगता है कि अब ये जोश जी पूछते हैं कि मैंने बैचलर इन थिएटर किया है और मैं बच्चों के साथ थिएटर करना चाहता हूँ, मुझे टीआई के बारे में बता सकते हैं प्लीज़ सर। देखो जोश, मैंने तुमको बिल्कुल बोला, अपने जो शुरू में हमने जो इंट्रो दिया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, उसमें हमने बताया कि आपने बैचलर, आपने स्नातक किया हुआ है थिएटर में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंग संस्कार टोली है, उसके रंगमंडल है, आप वहाँ पे प्रयास करें। हर साल हम वहाँ पे पोस्ट निकालते हैं, आप वहाँ प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप वाकई प्रशिक्षण में और ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप हमारा जो टीआई का जो हमारा 1 साल का जो कोर्स है, अगर तल्ला में, त्रिपुरा में जो हम रन करते हैं, आप अगर वहाँ पे दाखिला लें तो आपको, अगर आप बच्चों के साथ भविष्य में काम करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पुख्ता रहेगा और आप बहुत ज़्यादा पुख्ता तौर से और अपने को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, आप एक पूरी टेक्निक के साथ आप बच्चों के साथ काम कर सकेंगे। और जो कि आपको, अगर आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आप अगर अध्यापक के तौर पर नियुक्त भी होते हैं, तो वो भी आपको बहुत बड़ा योगदान वो ट्रेनिंग जो है आपको प्रदान करेगी। आपके मोना कृष्ण देव जी पूछते हैं ओवरसीज सेंटर आल्सो।
नहीं मित्र, अभी ओवरसीज सेंटर के बारे में कोई इस तरह की योजना राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नहीं है। अब देखिए ये सवाल बड़ा, अब इसकी कोई कुंजी नहीं है। एक साहब पूछ रहे हैं कि कोर्स के लिए किस तरह से तैयारी की जाए या कौन सी किताब पढ़ी जाए। दोस्त, जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में पास करने के लिए कुंजियां आती हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिले के लिए कोई कुंजी उस तरह से नहीं है। देखिए हमारे साइट के ऊपर मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन कर चुका हूं कि साइट पे सारी चीजें उपलब्ध हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, और नेचुरली आप कुछ काम करते होंगे तभी तो आप इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, तभी आप इसको एक व्यवसाय के तौर पे अपनाना चाहते हैं। जब व्यवसाय के तौर पे हम किसी सब्जेक्ट को या किसी प्रोफेशन को अपनाते हैं तो उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है, और उस ज़रूरत के लिए हमें कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप अपने शहर के रंगकर्मियों से बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब नवीन जी नेपाल से पूछते हैं कि नेपाल के लिए क्या कोई योजना है। दोस्त, नेपाल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ने जाकर के वहाँ पे समारोह तो आयोजित किया है, लेकिन हाँ वहाँ पे जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट है और उनके निर्देशक से वार्तालाप हुई थी, और वो जो एक मौखिक तौर पे ये बातचीत हुई थी कि वो वहाँ सेटअप करना चाहते हैं नाट्य विद्यालय। उन्होंने बोला था कि हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारत सरकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को वो करे, अपॉइंट करे कि वो वहाँ पे नेपाल में एक नाट्य विद्यालय की स्थापना जो है, सरकारी नाट्य विद्यालय की स्थापना अपना सहयोग प्रदान करे। हम अभी भी उस पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह का ज़रूर कोई नेपाल सरकार जो है भारत सरकार से अनुरोध करती है और भारत सरकार अगर हमें दिशा निर्देश देता है तो ज़रूर नेपाल में एक सरकारी नाट्य विद्यालय की स्थापना में हम ज़रूर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपना भरपूर सहयोग देगा। जो भी मार्गदर्शन दे सकता है, जो भी वो सहयोग दे सकता है, वो ज़रूर करने की हमारी कोशिश रहेगी। अब देखिए केतन जी आप कहते हैं 12वीं पास का भी एडमिशन होना चाहिए। इस तरह की कोई योजना नहीं। पहले शुरुआत के दौर में 12वीं पास था, लेकिन जिस तरह की यहाँ पे ट्रेनिंग का वो है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मापदंड ज़रूर तैयार किया जाता है। तो 12वीं पास के लिए तो वो कोई नहीं है कि 12वीं पास को भी एडमिशन दिया जा सके। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है। रंजीत सिंह जी कहते हैं 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए। नहीं, ऐसा अभी फिलहाल संभव नहीं है। कोई अगर उस तरह से सवाल आप पूछते हैं कि ईश्वरी गुप्ता पूछते हैं कि हाइट की क्या हाइट होनी चाहिए। दोस्त, ये हाइट वाइट का यहाँ पे कहीं कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना आपका चेस्ट होना चाहिए। ये इस तरह के मापदंड नहीं है। रंगमंच में या इस प्रशिक्षण के अंदर आपकी हाइट की और बॉडी की, आपका शरीर इस लायक होना चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए कि जो भी क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्षेत्र है, यहाँ पे तरह तरह की एक्सरसाइज कराई जाती हैं, बॉडी मूवमेंट होता है, तो आपका शरीर आप स्वस्थ होने चाहिए। बस वो एक ज़रूरी है कि आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच या 5 फुट 11 इंच हो, 6 फुट हो, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। एनएसडी में डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस कब होता है? दोस्त, हमने बार बार कहा है कि आप हमारी साइट खोलिए एनएसडी की, उसमें आपको सारी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब ये भरत भट्ट जी
सवाल करते हैं कि सर मुंबई में एनएसडी क्यों नहीं। मतलब ये सवाल तो ऐसा है कि मुंबई में एनएसडी क्यों नहीं, तो मैं ये सवाल करता हूं मुंबई में ही क्यों। क्योंकि मुंबई देखिए एक बहुत ही व्यस्त शहर है। मुंबई में आप अगर देखें विद्यापीठ में ड्रामा डिपार्टमेंट है जो कि एमए इन ड्रामेटिक्स करवाता है, उसके अलावा अन्य मतलब भरमार है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मुंबई में। महाराष्ट्र की हमने बात की है, महाराष्ट्र में और इस तरह के प्रशिक्षण के लिए जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस तरह की एक जगह चाहिए, वो जिस तरह का एक कंसंट्रेशन चाहिए सिर्फ स्टूडेंट्स में नहीं, जो टीचिंग जो फैकल्टी है उसके लिए भी, तो वो जो माहौल है मुंबई में वर्तमान में कोई इस तरह की वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में हम जरूर चर्चा चल रही है और महाराष्ट्र में वो हो सकता है, लेकिन मुंबई में हो ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं है और ना इस तरह की अभी कोई योजना है कि मुंबई में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को। मैं कहता हूं नासिक में क्यों नहीं, या ऐसी जगह पे जहां वाकई जरूरत है, जहां पे वाकई जरूरत है, ऐसे इलाकों में। मुंबई में तो अनगिनत इंस्टीट्यूट है और मुंबई में जिस तरह से विद्यापीठ में जो डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और वामन केंद्रे जी के वक्त में उस डिपार्टमेंट ने एक मुकाम हासिल किया है। अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में अगर जितनी भी यूनिवर्सिटीज रही हैं उसमें सबसे अग्रणी वो जाकर के शामिल हुआ है विद्यापीठ का जो ड्रामा डिपार्टमेंट है। और वाकई वहां पे आप देखें कि हिंदुस्तान के कौन, इवन कश्मीर के स्टूडेंट वहां पे जाकर के एडमिशन लिया है और वहां पे कोर्स किया है। तो आप देख सकते हैं कि विद्यापीठ का वो डिपार्टमेंट कितना सशक्त रहा है। तो दोस्त आप वहां ट्राई करें और फिर उसके बाद अगर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आना चाहते हैं तो आए, दिल्ली आए या किसी भी केंद्र में आप हमारे जाना चाहते हैं, आप जाएं, आपका स्वागत रहेगा दोस्त। अब हरीश त्रिवेदी जी कहते हैं थिंक अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज। त्रिवेदी जी बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज की जो हमने कुछ अभी एक प्रारंभिक चरण में हम हैं और ये हम शुरुआत की है। लेकिन मेरे दोस्त हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जैसे हम एक्टिंग की बात करें, हम जैसे डायरेक्शन की बात करें, हम ऑनलाइन वो चीज़ नहीं कर सकते। व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझता हूँ कि अभिनय एक आमने सामने की बात है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मूवमेंट है, ब्रीदिंग है, स्पीच है, आपकी बॉडी स्किल्स हैं, आपका कहा जाए ऑब्जर्वेशन है, आपका एकाग्रता है, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि ऑनलाइन बैठ करके मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी सशक्तता के साथ हम अभिनय की और निर्देशन की हम बेसिक आपको दे सकते हैं, हम एलिमेंट्स के बारे में आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम जो है वो ऑनलाइन जो है वो संभव नहीं हो पाता है कुछ चीज़ों के अंतर्गत। जैसे मैं अभिनय की बात करूं, निर्देशन की बात करूं, हम मॉडल बनाने की बात करूं, स्टेज क्राफ्ट में कुछ हम आपको थ्योरी पोर्शन तो दे सकते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल क्षेत्र है और इसमें कुछ चीज़ें, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हमें फॉलो करनी होती हैं। वो तो साथ में ही काम करके, और आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये अभी माहौल है, इसमें वो काम संभव नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक की पहुंच पाएं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो भी हम दे सकते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वो पूरी तरह से मैं विश्वास दिलाता हूं कि देने की कोशिश रहेगी। और जो भी आपकी जानकारियां, आप जो जानना चाहेंगे, आपके जो सवाल होंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हर संकाय सदस्य, हर जो विशेषज्ञ हम आमंत्रित करेंगे, वो आपके सवालों का जवाब देगा और आपकी जो भी जिज्ञासा है हम उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप क्या नाम है, सवाल आया है कि साउंड डिपार्टमेंट और कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हमने आपको जैसे शुरू में ही बताया कि मिस्टर एस मनोहरन जो हैं हमारे यहाँ के जो साउंड एक्सपर्ट हैं,
वो आपसे इसी श्रृंखला में रूबरू होने जा रहे हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखें, वो साउंड और इसके वीडियो के ऊपर आपसे बातचीत इसी सेशन में बात करने जा रहे हैं। तो आप वो सेशन ज़रूर से ज़रूर ग्रहण करें, उसमें शामिल हो। तो बहुत सारी नई जानकारियाँ, क्या आवश्यकता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों ये प्रमुख है, किस तरह से हम साउंड इंजीनियरिंग में और साउंड उसमें काम करें, साउंड ग्राफिक्स में काम करें, तो ये सारी चीज़ें वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो आपके सवाल भी होंगे वो भी उसके बारे में भी वो आपसे बातचीत करेंगे। अक्षय जी, आप कहते हैं थिएटर मेथड के बारे में कुछ बताएं। थिएटर मेथड में किस क्षेत्र में, एक्टिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। थिएटर तो बहुत विशाल विषय है, तो इसमें हमारे अलग अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं, जैसे दिनेश खन्ना जी हैं, हेमा सिंह जी हैं, राजेश तेलंग जी हैं। वो अलग अलग जो हमारे अभिनय के जो चैप्टर हैं उसके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे, अभिनय शैली के ऊपर बात करेंगे, रंग भाषण के ऊपर बात करेंगे, डायलॉग्स डिलीवरी के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम जो हमारी दूसरी श्रृंखला है हम उसमें प्ले राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, उसमें महत्वपूर्ण नाटककार होंगे, महत्वपूर्ण निर्देशक होंगे, महत्वपूर्ण डिज़ाइनर्स होंगे। तो वो सारे लोग आपसे बात करेंगे। तो हर विषय पे आपके साथ चर्चा होगी यहाँ पे। तो आप गौर से रोज़ हमारे साथ जुड़िए और हर नए विषय पे आपको चीज़ें जानने को, समझने को मिलेंगी। अब अक्षय जी पूछते हैं कि सर 18 एज के बाद वर्कशॉप क्यों नहीं रहती। मेरे दोस्त अक्षय जी, आप देखिए ना, एक तो हमारी जो बाल कार्यशालाएं चलती हैं वो 8 से लेके 15 साल तक की चलती हैं। और अभी कुछ जो संडे क्लब है वो 16 तक की चला गया है, 18 तक की। लेकिन जो हमारी अन्य कार्यशालाएं हैं, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो अन्य 4 सेंटर हैं, वहाँ पे दाखिला 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की दिया जाता है। तो आपका ये जो सवाल है, तो आप पहले राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में उसके साइट के ऊपर मेरे दोस्त जाइए, और जाने के बाद सारी जानकारी वहाँ पे दी हुई है कि तिहाई में या बाल रंग कार्यशालाएं जो हैं उसमें एज लिमिट क्या है, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 वर्ष के जो कोर्स है उसके लिए एज लिमिट क्या है, या जो 1 वर्षीय हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हमारी एज लिमिट क्या है, उसमें सारी दी हुई है। और 18 वर्ष से ऊपर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ ये हमारे सेंटर ही नहीं या दिल्ली ही नहीं, जो हम कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं उस सब में 18 साल से ऊपर के लोगों को हम लेते हैं। अब प्रिंस सोलंकी जी कहते हैं कि एनएसडी शुड इंक्रीज नंबर ऑफ सीट, व्हाट यू थिंक सर। प्रिंस जी, जैसा कि देखिए, इस ट्रेनिंग का अपना एक, इस तरह की जो रंगमंच की ट्रेनिंग की, हम थिएटर की ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें एक सीधा संबंध होता है टीचर का और स्टूडेंट का। और ये उस तरह से अगर हम बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, या एमए जो अन्य विषय में हम करते हैं, उस तरह से इसकी टीचिंग नहीं हो सकती कि एक क्लासरूम टीचिंग है कि 50 लोग 60 लोग बैठे हैं और टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर आके लिख रहा है और स्टूडेंट्स नोट पैड पे उसको नोट डाउन कर रहे हैं, या लेक्चर डिलीवर किया और स्टूडेंट्स ने उसको सुना और फिर उसके बाद उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, क्या आत्मसात किया और उस हिसाब से अपने नोट्स बना रहे हैं। मेरे दोस्त, इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये एक गिव एंड टेक की बात होती है। इसमें टीचर हर स्टूडेंट्स के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है, इंडिविजुअली सबको देखना पड़ता है। उसके अगर हम बात करें, ग्रुप की बात करें या इंडिविजुअल ट्रेनिंग की बात करें, उसके ब्रीदिंग प्रोसेस को लेकर के, उसके मेंटल प्रोसेस को लेकर के, उसकी बॉडी को लेकर के। तो एक वक्त में एक क्लास में पहले तो 20 लोग हुआ करते थे, लेकिन वो संख्या भारत सरकार के नियमानुसार अभी वो 26 तक की चली गई है, 27 तक की चली गई है। तो
अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस क्षेत्र में भी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हम अपनी फैकल्टी को और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जब हमारे पास अपने अभी क्लासरूम जो है, हमारे जो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो ऑडिटोरियम है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, उसकी भी अपनी एक थोड़ी सीमाएं हैं। तो ज़रूर हम इसकी तरफ सीट बढ़ाने के लिए या अपने इसीलिए हमने सेंटर्स की बात की है कि एक ही सेंटर के ऊपर क्यों हम अलग अलग, आप अगर साउथ में हैं और साउथ के में आप रंगकर्म करते हैं और साउथ के अंदर अगर आप थिएटर कर रहे हैं और साउथ में ही आप काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वहाँ की ही भाषा में, वहाँ के ही लोगों के साथ, वहाँ के ही जो कल्चर है, वहीं की जो संस्कृति है, वहाँ का अपनी जो ज़रूरत हैं, उसके तहत ही आपको ट्रेनिंग प्रदान की जाए। अब वहाँ से अगर बच्चा किसी भी रीज़न से उठ करके दिल्ली में आता है, और दिल्ली में जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे हम हिंदी में ही काम करते हैं, और वो 3 साल आ करके कोई भी किसी भी क्षेत्र से आ करके, जैसे नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, बंगाल का बच्चा है, साउथ का बच्चा है, वो स्टूडेंट यहाँ आता है, या अन्य भाषाओं के बच्चे हैं, 3 साल वो हिंदी सीखते हैं और फिर उसके बाद उनको लगता है कि हिंदी का इतना बड़ा क्षेत्र है, फिर वो वहाँ वापस जाने के उसमें ज़्यादातर नहीं होते हैं, फिर वो या तो दिल्ली में या फिर वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं। तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जिस भाषा में हम काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन्हीं मूलभूत तत्वों को लेके, उन प्रदेशों से लगते हुए तत्वों को लेकर के ही उनके प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, ताकि जिस रीजन में वो प्रशिक्षण ले रहे हैं या जिस रीजन में वो काम कर रहे हैं, वहाँ से निकलने के बाद वो वापस अपने ही क्षेत्र में जाके काम करें और वहाँ के रंगकर्म को और ज़्यादा समृद्ध बनाएं, और ज़्यादा उसको कहा जाए कि पावरफुल बनाएं, और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएं। तो ये एक कोशिश होनी चाहिए, ना कि हर कोई दिल्ली की तरफ रुख करे और दिल्ली में आकर के प्रशिक्षण लें और फिर वापस बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। यही कारण है कि जिन शहरों से, जिन प्रदेशों से मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लखनऊ से आया और दिल्ली में हमने लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी से 2 साल की ट्रेनिंग ली, तुरंत वहाँ से 3 साल की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली में उस समय 82 मैंने दाखिला लिया, 85 में मैं पास होकर निकल गया। तब बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, बहुत कम कार्यशालाएं होती थी, विस्तार कार्यक्रम भी उस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक्टिव नहीं था वो इतना ज़्यादा, बहुत कम कार्यशालाएं हुआ करती थी, कोई टेलीविज़न नहीं था, मंगलवार को एक नाटक दूरदर्शन पर आया करता था, कोई चैनल नहीं थे, कुछ नहीं था, और सिनेमा में भी उस तरह रंगकर्म के या रंगकर्मियों के लिए बहुत कम जगह होती थी, जिसको हम कहते हैं आर्ट फिल्म या आर्ट फिल्म के नाम से जाना जाता था, जो 2-3 सालों में एक आध फिल्म बना करती थी। तो कोई स्कोप नहीं होता था, हम लोग रंगमंच में ही जुड़े रहे। और हमसे पहले की जो अगर हम बात करें, जैसे हम M.K. रैना साहब की बात करें, बंसी कौल साहब की बात करें, देवेंद्र अंकुर साहब की बात करें, मोहन महर्षि जी की बात करें, आदरणीय राम गोपाल बजाज साहब की बात करें, और हम भानु भारती जी की बात करें, मतलब अनगिनत लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने एक बंजर जमीन को उर्वरा किया और जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं आज और हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो पीढ़ी आई है, बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं और आप सभी लोग उस ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। समय के साथ साथ चीज़ें भी बदली हैं, परिस्थितियां भी बदली हैं। हम इस बात को कतई नहीं मानते हैं कि स्थितियां खराब हुई हैं, स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं और बेहतर होने की संभावनाएं हैं। आप देखिए कि उन लोगों ने किस तरह से आज भारतीय रंगमंच को पहुंचाया या समृद्ध किया है। हम उनके, आज वो ओल्ड हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे से बड़े हैं, हम उनके कार्य को नकार नहीं सकते। उनके कार्य के ऊपर हम हैं, उन्होंने जो कार्य क्षेत्र बना के हमें दिया है, हमारे लिए चीज़ें सरल की हैं। उन्होंने तो बहुत कठिन दौर देखा है और हम आज वहाँ पे हैं और आप लोग उससे और आगे जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि अपने ही रीजन में, अपने ही कला और संस्कृति को देखते हुए, उनकी ज़रूरत को देखते हुए ही उस तरह के, उस समय के, उस इलाके की ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार होना चाहिए और वहाँ पे उस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और इसको पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। क्योंकि साउथ का जो एरिया है, 5-6 स्टेट मिला करके उनका अपना एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल होना चाहिए। नॉर्थ का अपना एक कल्चर है, अपना एक वो है, उसके लिए अलग। वेस्ट का अपना, इस तरह जैसे मैंने 7 सुरों की तरह 7 सेंटर्स की बात की है, तो उस तरह से ये बात होनी चाहिए।
तो इसीलिए दिल्ली में ही आप सब चीज़ चाहें तो वो संभव नहीं है। मुझे लगता है कि कोई उस तरह से बहुत ज़्यादा अब कहते हैं सर, चिन्मय मोहंती जी पूछते हैं सर, जो एनएसडी पे नहीं एडमिशन कर पाए वो कैसे एक्टिंग लर्न करे। चिन्मय जी, मैंने आपको बताया कि आपके ऐसे सिर्फ एनएसडी ही एकमात्र विकल्प नहीं बचता। एनएसडी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर उठा करके देखेंगे तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अतिरिक्त भी बहुत सारे रंग जगत में अभिनेता हैं जो विधिवत रूप से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उन्होंने प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, लेकिन रंग जगत में उनका अपना एक स्थान रहा है और उनका अपना एक बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं रंग कर्म में के क्षेत्र में जो अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है, अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। तो बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी एक है और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। लेकिन अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपका दाखला नहीं होता है तो आप अभिनय नहीं सीख सकते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बहुत सारे मैंने कहा विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अच्छी फैकल्टी है, जहाँ पे विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है, या बहुत सारे और संस्थान हैं, प्रदेशों के अपने नाट्य विद्यालय हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और मेरी तो ये गुजारिश रहेगी कि हर प्रदेश का अपना एक कम से कम अपना एक नाट्य विद्यालय होना चाहिए और अपने नाट्य विद्यालय के साथ साथ एक रंगमंडल, एक रेपर्टरी कंपनी भी होनी चाहिए कि प्रदेश का जो कहा जाए क्रीम है, अगर वो प्रदेश के बाहर नहीं जा सकता है या नहीं जाना चाहता है तो उसको काम करने के लिए अपने प्रदेश में ही मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, हर सरकारों से अनुरोध ये किया जाना चाहिए कि हर प्रदेश का अपना एक ड्रामा इंस्टीट्यूट हो जो कि कम से कम 2 साल का कोर्स रन करे। हर यूनिवर्सिटी में अपना एक ड्रामा डिपार्टमेंट होना चाहिए और हर प्रदेश का अपना एक रंगमंडल होना चाहिए। देखिए, इतने सारे विद्यालय हैं, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग निकल रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी हर साल 26 लोग निकलते हैं। पहले 20 लोग निकला करते थे, अब 26-27 लोग निकलते हैं। और हर सेंटर से हमारे हर साल 20 लोग निकल रहे हैं, यानी कि 106, 107, 110 लोग हर साल निकलते हैं। लेकिन आपकी जो है डिमांड कहाँ है? तो मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि जो भी एनसीईआरटी है, सीबीएसई है और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, उनसे अनुरोध रहेगा जैसे कि आपने कला और संस्कृति के अन्य क्षेत्रों के विषयों को आपने पाठ्यक्रम के तौर पे आपने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे नृत्य है, संगीत है, गायन है, पेंटिंग है, उसी तरह से रंगमंच को भी एक कला के विषय के तौर पे स्कूलों में या सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि रंगमंच एक अभिनेता ही नहीं बनाता है, निर्देशक ही नहीं बनाता है, एक अच्छी जिंदगी जीना भी सिखाता है, एक डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में देता है, चीज़ों को देखने का नजरिया बदलता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। एक रंगमंच एक कहा जाए जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेनिंग लेने के बाद हम अभिनेता बने या निर्देशक बने, हम एक अच्छे दर्शक भी बनते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी, कम से कम जिंदगी का एक डिसिप्लिन हमको रंगमंच देता है। तो विषय के तौर पे ज़रूर रंगमंच को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उनके पास भी काम होगा और वो भी जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक विकल्प होगा, वह शिक्षा के क्षेत्र में जाए। जो इसको व्यावसायिक तौर से व्यवसाय के तौर पे अभिनेता, निर्देशक, अभिकल्पक के तौर पे अपनाना चाहते हैं, वो उसको उस तरह से अपनाएं। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा कि इसकी तरफ गंभीर विचार सरकार को भी करना चाहिए और सोचना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, कि इसको विषय के तौर पे ज़रूर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो जो इस तरह के संस्थानों से लोग निकल रहे हैं उनके लिए भी काम करने का एक क्षेत्र मिलेगा और वो लोग काम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत है और कोई इस तरह से सार्थक सवाल, क्योंकि ज़्यादातर सवाल एडमिशन को लेकर के है, न्यू प्रोसेस को लेकर के है और अलग अलग जगह पे एनएसडी खोलने की बात की जा रही है। तो वो सारी चीज़ें किसी ना किसी रूप में जवाब दी गई हैं
अब राजा चौधरी फिर से पूछ रहे हैं कि सर एनएसडी में एससी की कितने सीटें हैं। राजा जी, हमने आपको बताया कि जो भी भारत सरकार का नियम है उसके अनुसार ही हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसका अनुपालन करता है। तो जो भी नियमानुसार सीटें हैं वो भारत सरकार के नियमानुसार ही सुनिश्चित हैं। अब किरण तिवारी जी कहती हैं कि आप अपने रंगमंच के पहले अनुभव के बारे में बताएं। किरण जी, मैं इसके बारे में अलग से कभी बात कर लूँगा, आप कभी भी बात करना है, क्योंकि एक मंच है जहाँ पे मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ व्यक्तिगत अपने संदर्भ में मैं बात करना उचित नहीं समझता हूँ। आपको कभी भी लगे आप फ़ोन कर सकती हैं या बात कर सकते हैं। अब आप मोहित जी पूछते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन कारक हैं जिनके कारण सिलेक्शन होने के में दिक्कत होती है। पहला, इंटरव्यू परफॉर्मेंस संबंधित, दूसरा अभ्यर्थी के व्यक्तित्व संबंधित। मेरे दोस्त मोहित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसमें देखा जाता है। आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपसे जो बातचीत होती है उसके बारे में देखा जाता है, आप उसका दौरा आकलन किया जाता है। जो नाटक आपको भेजे जाते हैं आप उसको कितनी गंभीरता से उसकी समीक्षात्मक ब्यौरा आप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और उसके अतिरिक्त आपने क्या पढ़ा होता है, क्या जाना होता है, क्या आपने देखा होता है, या अन्य चीज़ों के संगीत के बारे में, मूवमेंट के बारे में, आपकी रंगमंच से संबंधित पढ़ाई लिखाई के बारे में, और आपका रंगमंच को लेकर के क्या दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ों के बारे में ही बातचीत की जाती है। और उसी के बाद ही, और एक जो रिटर्न होता है उसके बारे में, उसके भी मार्क्स उसमें होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो आप पिछला काम कर चुके हैं उसके बारे में भी बातचीत होती है, और उस समय जो आप अपने को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं इसके ऊपर भी ध्यान सभी जो निर्णायक मंडल होता है उन पर होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। दोस्तों, मैं एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अपना एक और बहुत ही सशक्त विभाग है जो कि प्रकाशन विभाग है। आप ज़्यादातर अगर देखेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या रंगमंच से संबंधित ज़्यादातर सामग्री जो है वो हमें ट्रेनिंग से संबंधित सामग्री जो है वो इंग्लिश में ही मिल पाती है। और इस क्षेत्र में अधिकांश जो हमारे स्टूडेंट आते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं और हिंदी भाषी या रीजनल क्षेत्रों से, रीजनल भाषाओं से पढ़े हुए लोग होते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो प्रकाशन विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। वो अलग अलग भाषाओं से अनुवादित नाटकों के साथ साथ जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो ट्रेनिंग को लेकर के, डिजाइनिंग को लेकर के, डायरेक्शन को लेकर के हैं, उनको पहले हिंदी में फिर अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। बहुत सारे नाटकों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रकाशित करता है। बहुत सारे ऐसे नाटक जो पुराने नाटक हैं जिनका जो अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है उनको भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पब्लिश कर रहा है। बहुत सारे नाट्य से, रंगकर्म से संबंधित सामग्री राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पब्लिश कर रहा है। अपनी एक जो उनकी अपनी त्रैमासिक जो अपनी मैगजीन है वो हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। उसमें रंगमंच से संबंधित जो है बातें होती हैं। हर अंक जो है वो रंगमंच के अलग अलग विधाओं को समर्पित होता है। तो ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण एक कहा जाए अंग है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अपना एक महत्वपूर्ण और प्रभाग है जिसको हम समारोह प्रभाग कहते हैं। जो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जैसे भारत रंग महोत्सव है, जश्न बचपन है जो कि जश्न बचपन और बाल संगम जो कि टीआई के द्वारा संचालित होता है, लेकिन ये सारे के सारे रंगमंच कहीं जो भी समारोह हैं कहीं ना कहीं जो टेक्निकल उसके एस्पेक्ट्स हैं ये सारा हमारा इसमें फेस्टिवल सेल के द्वारा संचालित होते हैं। इसके साथ ही हम कुछ अन्य समारोह या कुछ अन्य गतिविधियां जो आयोजित करते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में हम समारोह आयोजित करते हैं, नॉर्थ ईस्ट थिएटर फेस्टिवल, या हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट नेशनल थिएटर फेस्टिवल, ये प्राग ज्योतिष फेस्टिवल हमने अभी पिछले उससे आयोजित किया है, नाम चेंज किया, प्राग ज्योतिष किया है। तो इस तरह के समारोह का भी संचालन जो है वो हमारे समारोह सेल प्रभाग जो है वो करता है। भारत रंग महोत्सव तो वो पूरी तरह से जो उसकी भी गतिविधियाँ पूरी तरह से संचालित करता है। आवेदनों को मंगवाना, उसके स्क्रूटनाइज करना, उसका
शेड्यूल बनाना, लोगों को पत्र लिखना, ये करना, वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो समारोह शैल है। और एक हमारा महत्वपूर्ण जो अंग है ये पूरा का, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और एकेडमिक को चलाने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा बहुत सशक्त पार्ट है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उस एकेडमिक को चलाने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा सहयोग करता है और पूरी तरह से हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके चलता है। हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लाइट है, साउंड है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, और सबके अपने संकाय हैं, सबकी अपनी फैकल्टी है। तो ये सब मिलकर के इस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का संचालन करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को विस्तारित कर सकें, इसका विकेंद्रीकरण कर सकें, यही हमारी कोशिश रहती है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने बातों को सुना होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक संक्षिप्त में जो परिचय है, इसका जो एक रूपरेखा है, उसके बारे में आपको पता चला होगा। और कल से हमारे सारे की 17 तारीख तक की हमारी ये श्रृंखला है, आपके पास वो समय सारणी आ चुकी है, कौन कौन लोग क्या क्या बातें किस किस विषय पे बातें कर रहे हैं। ये हमारा पहला चरण है। दूसरा चरण हमारा 18 तारीख से लेकर 31 तक की चलेगा। फिर हमारी अपनी कार्यशालाएँ हैं, जैसा कि हमने पहले कहा, प्ले राइटिंग वर्कशॉप हम इस पर संचालित करेंगे और थिएटर एप्रिसिएशन कोर्स अभी संचालित करेंगे। इसके बाद समय समय पे हम और चीज़ों को लेकर के आएंगे, जैसे मास्क मेकिंग है, मेकअप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपके साथ साझा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये जो प्रयास है, इसको आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे और ये हमको हौसला देगा, ताकि हम आपके साथ आगे इस तरह के कार्यक्रम को संचालित कर सकें, नए नए विषय, नए नए विशेषज्ञ आप लोगों के सम्मुख ला सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भारत सरकार के नियमों का पालन करें, जो समय समय पर भारत सरकार इस कोविड-19 के संदर्भ में जो नियम ला रही है, जो बातें आपको बता रही, जो सुझाव दे रही है, उसका अनुपालन करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।